नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं कुमार अनुराग ऑफिशियल और मैं हूं अनुराग। जैसा कि भूगोल विषय हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं का एक अहम हिस्सा हमेशा से रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी जो सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वह इसे एक वैकल्पिक विषय के तौर पर भी लेते हैं। भूगोल इसलिए भी पसंदीदा विषय रहा है क्योंकि यह हमें हमारे आसपास के भौतिक वातावरण से अवगत कराता है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करी जाए तो जैसे हालात इस वक्त हमारे देश में बने हुए हैं, हम सभी नागरिकों को, चाहे हम एक विद्यार्थी हों या ना हों, हम भारत देश के यदि नागरिक हैं तो भी हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने भौतिक परिवेश के बारे में जानें, हम अपने भारत के भौगोलिक परिवेश के बारे में जानें। इसी श्रृंखला में मैं भूगोल के कुछ बिंदुओं को शुरू कर रहा हूं और मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं भूगोल की इस श्रृंखला में भूगोल विषय की जानकारी सामान्य से विशेष की ओर ले जाऊं। तो मेरा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों से और सभी सामान्य नागरिकों से अनुरोध है कि यदि आप भूगोल की एक सामान्य समझ विकसित करना चाहते हैं और सामान्य समझ को विकसित करते हुए विशेष समझ की ओर ले जाना चाहते हैं तो आइए हमसे जुड़िए भूगोल विषय के इस श्रृंखला में। प्रारंभ करते हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप इस वक्त अपना सारा ध्यान यहाँ पे व्याप्त अव्यवस्थाओं के बजाय इस कंटेंट पे लगाइए। यह कंटेंट ही आपको सफलता की श्रेणी की ओर ले जाएगा। यह कंटेंट ही आपके अंदर जानकारी का भंडार भरेगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि वह सामान्य से सामान्य विद्यार्थी जिसको भूगोल के बारे में कुछ भी नहीं आता, भले ही उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, वह साइंस का विद्यार्थी हो, वह भूगोल का विद्यार्थी हो, वह कॉमर्स स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, या फिर वह आर्ट स्ट्रीम का विद्यार्थी हो, या फिर वह अन्य किसी टेक्निकल एजुकेशन का विद्यार्थी हो, उसके अंदर भी एक ऐसी समझ का विकास हो जिससे वह भूगोल से संबंधित अपने सारे कॉन्सेप्ट सामान्य से विशेष रूप में डेवलप करने में सक्षम हो जाए। तो आइए प्रारंभ करते हैं भूगोल विषय का मेरे साथ। तो प्रारंभ में यहाँ पर मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है। वो इसलिए लिख रखा है क्योंकि अभी स्मार्ट बोर्ड की अनुपस्थिति में आपके समय और अपने समय को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ कंटेंट लिख रखा है, लेकिन आपको मेरे साथ फोकस करना है। जैसे जैसे मैं चलूँगा सामान्य से विशेष की ओर, वैसे वैसे आपको चलना है सामान्य से विशेष की ओर। तो प्रारंभ करते हैं भूगोल विषय को। आइए, सबसे पहले आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि भूगोल एक विषय के रूप में इसे 19वीं शताब्दी से मान्यता मिल गई है। अध्ययन की प्रणाली के रूप में, अध्ययन के रूप में भूगोल विषय को 19वीं शताब्दी से मान्यता दी जा चुकी है। भूगोल विषय के ऐतिहासिक बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं। तो भूगोल विषय की शुरुआत इस प्रकार से हुई कि भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इरेटास्थनीज नाम के ग्रीक विद्वान ने किया था। उसने जब इस भूगोल विषय के शब्द का प्रयोग किया तो यहाँ पर दो शब्दों का ग्रीक भाषा में जन्म हुआ और वो शब्द थे जियो और ग्राफी। जैसा कि हम जानते हैं भूगोल को इंग्लिश में जियोग्राफी भी कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, जहाँ पर जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफ का अर्थ होता है वर्णन, यानी पृथ्वी का वर्णन ही क्या है, भूगोल है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जब हम बात करते हैं आगे इसके विषय में तो यहाँ पर एक जिक्र आता है हिकेटियस नाम के व्यक्ति का, और उस हिकेटियस नाम के खगोल वैज्ञानी ने जस पीरियोडस नामक एक बुक लिखी थी और उस पुस्तक में इसने वर्णन किया था भूगोल के विषय में, पृथ्वी का वर्णन किया था, यानी जियोग्राफी का वर्णन किया था। और देखिए, जब बात आप ये करेंगे, हिकेटियस की बात करेंगे, तो भौगोलिक जितने भी सर्वप्रथम भौगोलिक शब्द थे उनका क्रमबद्ध समावेश करने वाला ये हिकेटियस था। इसीलिए भूगोल के इतिहास में हम इसकी चर्चा करते हैं। तो हिकेटियस नाम के विद्वानी ने, भूगोलवेता ने जस पीरियोडस नामक पुस्तक में जो भी हमारी भौगोलिक तत्व थे उनका क्रमबद्ध समावेश किया, इसलिए इसका जिक्र किया जाता है।
अब देखिए भूगोल की जब हम बात करते हैं तो भूगोल 20वीं शताब्दी के आरंभ आते आते भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। तो जब मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के रूप में 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल विकसित हुआ तो वहाँ पर दो विचारधाराएं थीं। दो विचारधाराएं कौन सी थी? एक थी संभववाद, एक विचारधारा थी संभववाद और दूसरी विचारधारा थी निश्चयवाद। अब देखिए संभववाद के जो संभववाद को जो मानने वाले थे वो थे भूगोलवेत्ता वाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे। वाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे। और निश्चयवाद को मानने वाले जो भूगोलवेत्ता थे वो थे रिटर और रेडजेल। देखिए यहाँ पर मैं इन तथ्यों को समाहित इसलिए कर रहा हूँ, यदि आप एक विद्यार्थी, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी के रूप में इन परीक्षाओं को इस विषय को देख रहे हैं, मेरे वीडियो को इस वक्त देख रहे हैं, तो आपकी समझ आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विकसित होगी, प्लस आपको वह कंटेंट भी मिले जो आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी भी साबित होगा। और यदि आप एक सामान्य नागरिक के रूप में देख रहे हैं तो आपकी समझ विकसित होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। तो संभववाद और निश्चयवाद के सिद्धांत को मानने वाले अलग अलग लोग थे। संभववाद को मानने वाले वाइडल डी ला ब्लास और फेब्रे थे और निश्चयवाद को मानने वाले रिटर और रेडजेल थे। अब देखिए संभववाद और निश्चयवाद था क्या? अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं। मनुष्य जो है अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ हैं। और निश्चयवाद की व्याख्या ये कहती है कि मनुष्य के सारे काम पर्यावरण के द्वारा निर्धारित होते हैं, मनुष्य अपनी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर दो संभावनाएं, दो विचारधाराएं हैं, एक संभववाद और एक निश्चयवाद है। संभववाद कहता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन कर सकता है, ऐसा संभव है। और निश्चयवाद ये कहता है कि मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन नहीं कर सकता है। मनुष्य का पर्यावरण जो है वह निर्धारित होता है, मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। अब आप ये अगर बात दो देखेंगे तो इसमें आपको दोनों ही बातें ठीक लगेंगी, पर ये चूँकि विचारधाराएं थी इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। बहुत सारे लोग कहते हैं निश्चय है, सब कुछ निश्चित है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, जो मनुष्य करना चाहे वो संभव है। तो ये दोनों विचारधाराएं थीं। तो ये था कुछ ऐतिहासिक बैकग्राउंड भूगोल का। अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर भूगोल की उत्पत्ति हमारे ग्रहों की, हमारी पृथ्वी की, हमारे देश की, हमारे महाद्वीपों की, इन सब की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, आखिर कहाँ से ये सब आया है। तो देखिए सर्वप्रथम चर्चा करते हैं ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड हम सभी जानते हैं एक अनंत ही ब्रह्मांड है। वह सब कुछ जो अनंत है वह क्या है? ब्रह्मांड है। तो देखिए ब्रह्मांड की जब हम बात करेंगे तो अस्तित्वमान द्रव्य और ऊर्जा का सम्मिलित रूप क्या है? ऐसे द्रव्य जो अस्तित्व में है, जिनका अस्तित्व है, और एक ऊर्जा, एक एनर्जी, इन दोनों को यदि मिला दिया जाए तो इन दोनों के निर्माण से जो बन रहा है वो क्या है? ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड को हम इस प्रकार से भी व्याख्या कर सकते हैं कि सूक्ष्मतम अणु से लेकर महाकाय आकाश गंगा तक। जैसे हम जानते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत आकाश गंगाएं हैं, तो सूक्ष्मतम अणु से लेकर महान महाकाय आकाश गंगा तक जो कुछ भी है वह सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड है। अब देखिए यहाँ पर आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा ब्रह्मांड का, कि जब बात कर रहा है सूक्ष्मतम अणु की, तो कहने का अभिप्राय यह है कि हमारे संसार में जितनी भी चीज़ें विद्यमान हैं, कुछ भी जो विद्यमान है, उसका निर्माण किसी न किसी सूक्ष्मतम कणु से हुआ है। और वह सूक्ष्मतम कणु कौन सा है? वह सूक्ष्मतम कणु ही वह है जिससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, और वह सूक्ष्मतम कणु हमारी नग्न आँखों द्वारा शायद देखा भी नहीं जा सकता है। तो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कणु से लेकर विशालकाय महागंगा आकाश गंगा तक जो कुछ है वह सब कुछ क्या है? ब्रह्मांड है। क्लियर है? यहाँ तक की बातें सबको क्लियर हैं, समझ में आ रही हैं? ठीक है। अब देखिए ब्रह्मांड का जन्म कहाँ से हुआ? तो ब्रह्मांड की परिभाषा के बारे में मैंने आपको बताया, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत भी हैं। वह सिद्धांत कौन कौन से हैं? वह सिद्धांत दोलन सिद्धांत, स्फीति सिद्धांत और महाविस्फोट सिद्धांत, इस तरीके के सिद्धांत है। लेकिन जो सर्वथा प्रचलित सिद्धांत है, जो सर्वमान्य है, जिसे हम मानते हैं, तो हम मानते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण महाविस्फोट सिद्धांत है। आइए समझते हैं कि ये क्या है महाविस्फोट सिद्धांत। देखिए
महाब्रह्मांड की उत्पत्ति में महाविस्फोट सिद्धांत सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अब इसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोल विज्ञानी और पादरी एब जॉर्ज लेमेंतियर ने किया था। जब भी आपसे परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाएगा तो महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बेल्जियम के खगोल विज्ञानी और पादरी एब जॉर्ज लेमेंतियर थे। पर आगे चल के इसकी व्याख्या रॉबर्ट वेगनर ने करी है। यानी परीक्षा में आपको किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है उसी प्रकार से आपको अपने आंसर को टिक करना है। तो रॉबर्ट वेगनर ने आगे चल के इसकी व्याख्या करी थी। अब समझते हैं कि महाविस्फोट सिद्धांत एक्चुअली में है क्या। तो देखिए, आरंभ में सभी पदार्थ, महाविस्फोट सिद्धांत ये कहता है आरंभ में सभी पदार्थ अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर थे। देखिए, कोई भी मान लीजिए हमको एक गेंद गोला बनाना है, एक सर्किल बनाना है, तो इस सर्किल की शुरुआत जैसे ही मैंने ये मार्कर इस बोर्ड पे रखा, और इस मार्कर ने इस बोर्ड को टच किया तो कोई पहला पॉइंट जरूर डेवलप हुआ है, देखिए जरा सा, और इसी पॉइंट से फिर हम और पॉइंट बढ़ाते चले गए, हमारा इस प्रकार से एक वृत्त का निर्माण हुआ। तो आरंभ में सभी पदार्थ, यही इसका सिद्धांत है कि आरंभ में सभी पदार्थ अति छोटे गोलक के रूप में एक ही स्थान पर थे, सारा कुछ एक ही स्थान पर था। परंतु अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण, तापमान व घनत्व अत्यधिक होने के कारण कुछ ऐसा हुआ जिससे विस्फोट हुआ, और उस विस्फोट को ही महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। और उस विस्फोट के कारण ही क्या हुआ, उस विस्फोट के कारण ही काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। इस विस्फोट के कारण ही इनकी के समूहन से, अनेक काले पदार्थों के समूहन से क्या हुआ, अनेक काले पदार्थों के समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, और जिसकी वजह से कई ब्रह्मांडीय पिंड बने। इसे ही महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है। अब देखिए, ये महाविस्फोट सिद्धांत जो हुआ, ये आज से लगभग 13.5 या 13.7 वर्ष अरब पूर्व हुआ था। ये महाविस्फोट सिद्धांत की उत्पत्ति आज से 13.7 वर्ष, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आज से 13.7 वर्ष अरब पूर्व हुआ, जो कि 10.5 वर्ष अरब पश्चात, 10.5 अरब पश्चात, यानी कि ये जो विस्फोट हुआ था, ये विस्फोट कब हुआ, ये विस्फोट आज से 13.7 वर्ष अरब पूर्व हुआ, और उसके भी 10.5 वर्ष अरब पश्चात हमारे क्या हुआ, सौरमंडल, ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ। और 13.7 वर्ष अरब पूर्व महाविस्फोट हुआ, और उसके 10.5 वर्ष अरब पश्चात सौरमंडल, ग्रहों का व उपग्रहों का निर्माण हुआ, और ये 10.5 अरब वर्ष आज से भी 4.5 वर्ष अरब पूर्व आया था। यानी ये जो 10.5 वर्ष, इसके 10.5 वर्ष अरब बाद जो निर्माण हुआ, वह आज से 4.5 वर्ष अरब पूर्व था। तो सौरमंडल, ग्रहों व उपग्रहों का निर्माण हुआ। अब आइए चर्चा करते हैं सौरमंडल क्या है। आगे हम इस परिपेक्ष में देखते हैं कि अब देखिए, सौरमंडल का निर्माण हुआ। अब ये सौरमंडल है क्या। देखिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, हमारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्काओं, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को ही सौरमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, इसीलिए कहा गया है सूर्य बलवान है। सौरमंडल में सूर्य का ही प्रभुत्व है। अब देखिए, सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है, और सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में ही निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को हम ध्यान देंगे कि सौरमंडल क्या है। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उल्काओं, ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। क्लियर है इतना बात। अब देखिए, जब मैंने आपसे कहा कि हमारे इस ब्रह्मांड में
सौरमंडल है, सौरमंडल में तमाम ग्रह हैं, उपग्रह हैं। अब इन ग्रहों में अब तक ज्ञात हमारे पास ये 8 ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, जिसे इंग्लिश में पढ़ेंगे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, अर्थ, वीनस, मार्स और मरकरी। इसे मैंने बड़े से छोटे के क्रम में लिखा है, यानी कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा जो ग्रह है वह बृहस्पति है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है, चौथा सबसे बड़ा ग्रह वरुण है, पांचवां सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी है और छठा सबसे बड़ा ग्रह शुक्र है और सातवां सबसे बड़ा ग्रह मंगल है और आठवां सबसे बड़ा ग्रह बुध है। अब देखिए, इन ग्रहों की अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम फर्दर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हमारा उद्देश्य भारत के भौगोलिक परिवेश तक पहुंचने का है। तो हम भारत तक धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। तो अब हम आगे चर्चा करेंगे इन 8 जो ज्ञात ग्रह हैं, इन ग्रहों में पृथ्वी ग्रह की हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है? क्लियर है? देखिए, आगे समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको ये 8 ग्रह के बारे में बताया, इन 8 ग्रहों में से पृथ्वी ग्रह पे हम सबसे पहले पहुंचते हैं। अब देखिए, पृथ्वी ग्रह, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी पृथ्वी में स्थल भाग भी है और जलीय भाग भी है। तो पृथ्वी ग्रह का ये निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले हम इस पे आते हैं। तो देखिए, पूर्व में, अगर हम पूर्व में चर्चा करें तो पूर्व में क्या था कि पूर्व में सभी कुछ, चूँकि मैंने आपको बताया सब कुछ एक था, पूर्व में सब कुछ एक था। यानी कि हमारी जो भी हमारा आप ग्लोब देखते हैं, उस ग्लोब में अभी आपको 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं और कुछ जल वाला हिस्सा दिखाई देता। परंतु पूर्व की यदि हम बात करें तो पूर्व में केवल 2 ही चीज़ें थीं। क्या थी? एक था पूरी पृथ्वी पर एक हिस्सा था पैंजिया, जिसे पृथ्वी पर आप या इसको आप यूँ कह सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं, जो स्थलीय भाग था, ज़मीन वाला हिस्सा, जो हमारा ज़मीन वाला हिस्सा था, ज़मीन वाला हिस्सा या फिर स्थलीय भाग, वह स्थलीय भाग क्या था? वह स्थलीय भाग था पैंजिया, उसे हम कहते थे पैंजिया। और जो भी हमारा जलीय भाग था उसे हम क्या कहते थे? उसे हम कहते थे पैंथालासा। ये क्या था? ये जलीय भाग था, ये जलीय भाग था और इसे हम पैंथालासा कहते थे। यानी पूर्व में पृथ्वी पर 2 ही चीज़ें थीं, जैसा कि आज भी आप जानते हैं, ऊपर आर्कटिक है और नीचे अंटार्कटिका है। ठीक है, हमारे नॉर्थ पोल पे आर्कटिक है और साउथ पोल पे अंटार्कटिक है। तो पूर्व में पृथ्वी पर ज़मीन वाला हिस्सा पैंजिया कहलाया और जलीय भाग जो था वह पैंथालासा कहलाया। ठीक है, आगे चल के क्या हुआ? आगे चल के इसमें विखंडन हुआ, और पृथ्वी का जब विखंडन हुआ तो पृथ्वी के विखंडन से मेरा अभिप्राय यह है कि आज जो आप 7 महाद्वीप देखते हैं, यह कई कारणों से, जब इनमें महाद्वीपीय भाग अलग हुए, कई महाद्वीप बने हैं, तो उसमें क्या हुआ? पृथ्वी पे 2 हिस्से हो गए और वो 2 हिस्सों में क्या हुआ? एक हिस्सा लॉरेशिया कहलाया और एक हिस्सा गोंडवाना कहलाया। एक हिस्सा लॉरेशिया कहलाया और एक हिस्सा, मैंने आपको पहले बताया कि पहले ज़मीन वाला जो हिस्सा था वह पैंजिया कहलाता था और जो स्थलीय भाग था वो क्या कहलाता था? पैंथालासा कहलाता था। वो क्या कहलाता था? पैंथालासा कहलाता था। अब आगे चल के जो पैंजिया था, आगे चलकर जो पैंजिया यानी कि जो ज़मीन वाला हिस्सा था वो 2 भागों में टूट गया। ज़मीन वाला हिस्सा 2 भागों में टूट गया। पहला भाग कहलाया लॉरेशिया और दूसरा भाग कहलाया गोंडवाना। और इन दोनों के बीच में जो इन दोनों हिस्से के बीच में एक जो जगह बच रही थी, उस सारे जगह पर एक सागर बना जिसे हमने टेथिस सागर का नाम दिया। वर्तमान में टेथिस सागर का वजूद नहीं है, परंतु पूर्व में जब पैंजिया टूटा, यानी स्थलीय भाग टूटा और स्थलीय भाग में 2 भाग बने, एक कहलाया लॉरेशिया और एक कहलाया गोंडवाना। तो जो लॉरेशिया था और जो गोंडवाना था, जब ये हिस्सा टूटा है तो लॉरेशिया को हम अंगारा लैंड के नाम से भी जानते हैं और जो गोंडवाना है वो हमारा इस तरफ पड़ता है, और इन दोनों के बीच में टेथिस सागर का निर्माण हुआ। और वर्तमान में
टेथिस सागर का वजूद नहीं है। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट बियरे के द्वारा मानी जाती है। जो भी हमारी परीक्षा के हिसाब से आंसर है, नॉर्थ पोल की खोज रॉबर्ट बियरे ने करी है, नॉर्थ पोल की खोज, और साउथ पोल की खोज एमर्सन ने करी है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमने जाना कि पैंजिया टूटकर 2 हिस्सों में बट गया। अब देखिए, जब पैंजिया टूटा, 2 हिस्सों में बटा, अब इस पैंजिया की जब हम बात करेंगे तो हमें पैंजिया में ही, चूँकि हमने महाद्वीपों के उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करी है कि महाद्वीप की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे कि अब देखिए, आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देनी, जो गोंडवाना है हमारा, वो इंडिया जो हमारा है, वो हमारा इंडिया गोंडवाना का ही हिस्सा माना जाता है। इंडिया किसका हिस्सा था? गोंडवाना का। यानी कि अगर आप इस परिकल्पना को समझने की कोशिश करेंगे ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में, एक ग्लोब के परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो एक ग्लोब पे आप ये पाएंगे कि ग्लोब पे स्थलीय भाग भी है और जलीय भाग भी है। तो स्थलीय भाग जो टूटा है वह 2 हिस्सों में बटा, लारेशिया और गोंडवाना, और उनके बीच में टेथिस सागर था, और इन्हीं स्थलीय भागों पर ही आज हमारे 7 महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। आइए आगे उसको हम देखते हैं।